नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी एग्जाम बाय मैथ में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह राव। दोस्तों, राजस्थान जीके का बहुत ही शानदार टॉप क्यूज में आपके सामने लेकर आ गया हूं और आज हम टॉप क्यूज नंबर 2 में पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 से लेकर 50 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव क्लास के माध्यम से क्लास वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक का टॉप प्रश्न मैंने आपके सामने कल अपडेट कर दिया था। काफी प्यार भरा नमस्कार मेरा, क्योंकि आप सभी का बहुत अच्छा प्यार और रिस्पांस मिला है। दोस्तों, इसी प्रकार का दया मेहरबानी हमें बना नहीं रखना और हम रेगुलर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के टॉप क्विज के माध्यम से मैं प्रश्न संख्या 26 आपके सामने लेकर आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 26 की अगर अपन बात करते हैं तो 26 प्रश्न दे रखा, साबी नदी का उद्गम कहां से होता है। भाई, अगर एग्जाम में यह प्रश्न आ गया है कि साबी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप क्या राइट करोगे? साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साबी नदी का उद्गम कहां से होता है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा, वही लिख रहा हूं जो सीट मैंने आपको ग्रुप में भेजी थी। रेगुलर ये सीट आपको ग्रुप में मिलती जा रही है। तो प्रश्न आता है कि साबी नदी का उद्गम कहां से होता है। ऑप्शंस आपके सामने मिल रहा है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सीकर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है अलवर, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है जयपुर और चौथा ऑप्शन आपको सामने दे रखा है अजमेर। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने प्रश्न संख्या 26 की हम बात कर लेते हैं। 26वां प्रश्न दे रखा है कि साबी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। हमें यहां पर सीकर को राइट करना पड़ेगा। साबी नदी का उद्गम स्थल सीकर से माना जाता है। कहां से माना जाता है? सीकर से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। अगला प्रश्न की बात करते हैं। टॉप 25 प्रश्न रोजाना आपको क्विज के माध्यम से मैं उपलब्ध कराऊंगा। 27वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊं। प्रश्न संख्या 27 क्या दे रखा है? किस इतिहासकार ने चौहानों को, बिल्कुल किस इतिहासकार ने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण कहा था या ब्राह्मण वंश से? बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि ब्राह्मण वंश से उत्पन्न कहा था, यानी ऐसे कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना था? ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा डॉक्टर भंडारकर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भंडारकर इसको, हाँ जी, डॉक्टर भंडारकर। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है कनिगम। देखिए, अगर आपको आता है तो कमेंट करें भाई। सी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर ओझा, बिल्कुल। और अगर अपन चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ तो डी ऑप्शन हमें दे रखा है सीवी वेद। डी ऑप्शन दे रखा है सीवी वेद। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण कहा था, यानी ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना था? तो दोस्तों, वो थे ऑप्शन ए। ऑप्शन को हमें राइट करना पड़ेगा, डॉक्टर भंडारकर। हाँ दोस्तों, डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना था। चलिए अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 28 की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ जी, प्रश्न संख्या 28 की बात कर लेते हैं भाई। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? ऑप्शंस की बात करते हैं। चलो भाई, पहला ऑप्शन दे रखा है 1560 में, बी ऑप्शन दे रखा है 1563, सी ऑप्शंस की बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा है 1567-68 में,
और डी ऑप्शन दे रखा है 1570 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताना कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था। भाई अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो आप किसको राइट करोगे, आप यहां पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा कि चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था 1567 और 68 के अंदर हुआ था। बिल्कुल हमें 28वां प्रश्न का आंसर मिल चुका है। इसी प्रकार हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 30 की। तो प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है चल फिर शाह की दरगाह कहां पर स्थित है। चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह कहां पर स्थित है। बिल्कुल, चल फिर शाह की दरगाह कहां पर स्थित है। ऑप्शन दे रखा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन दे रखा चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन दे रखा है अजमेर, सी ऑप्शन दे रखा है नागौर, डी ऑप्शन दे रखा है जयपुर। बिल्कुल 38वें प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है चल फिर शाह की दरगाह कहां पर है। भाई अगर यह प्रश्न बन गया तो क्या राइट करेंगे, चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। हमें यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। चल फिर शाह की दरगाह कहां पर है, चल फिर शाह की दरगाह अजमेर में स्थित, सॉरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विशेषकर ध्यान रखना भैया। हाँ जी, हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 30 की। प्रश्न संख्या 30 दे रखा, प्रश्न संख्या 30 दे रखा चरणदास जी संप्रदाय, चरणदास जी संप्रदाय, चरणदास जी संप्रदाय की पीठ कहां पर स्थित है, कि पीठ कहां पर है। चरणदास जी संप्रदाय की पीठ कहां पर स्थित है। ऑप्शंस आपको सामने दे रखा है। पहला ऑप्शंस आपको नजर आ रहा है दिल्ली, बी ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें दे रखा है अजमेर, सी ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें दे रखा है जयपुर, डी ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें दे रखा है मेरठ। बिल्कुल चरणदास जी की दरगाह कहां पर स्थित है। हाँ जी, चरणदास जी संप्रदाय की पीठ कहां पर, सॉरी चरणदास जी संप्रदाय की पीठ कहां पर स्थित है, दिल्ली, अजमेर, जयपुर और मेरठ। तो साथियों हमें यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, दिल्ली में। कहां पर स्थित है, दिल्ली में। जी हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 31 की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने। बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देंगे जी। पौत हंकर सरी आभूषण कहां पहना जाता है, आभूषण कहां पहना जाता है। पौध हंकर और सरी आभूषण कहां पहना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। ऑप्शन दे रखा है नाक में, बी ऑप्शन दे रखा है कान में, सी ऑप्शन दे रखा है गले में और डी ऑप्शन दे रखा है पैर में। बहुत महत्वपूर्ण है। 31वां प्रश्न, 31वां प्रश्न क्या दे रखा, जल्दी से पढ़ो भैया, कमेंट कर दीजिएगा जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट करें। प्रश्न संख्या 31 दे रखा है पौध हंकर सरी आभूषण कहां पहने जाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें राइट करना पड़ेगा गले के अंदर। बिल्कुल पौध हंकर व सरी आभूषण कहां पहने जाते हैं, हमें गले को राइट करना पड़ेगा जी। प्रश्न संख्या 32, हाँ भैया 32वां प्रश्न है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है, राजस्थान में कहां पर है। हाँ भैया ऑप्शन जो हमारे सीट में देखो, जो सीट में दे रखा वही मैं लिख रहा हूं। ऑप्शन दे रखा है बांसवाड़ा, बी ऑप्शंस की बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा है बाड़मेर, सी ऑप्शंस की बात करते हैं
अजमेर, डी ऑप्शन दे रखा है चित्तौड़गढ़। हाँ भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? अगर ये प्रश्न आ गया तो हम किसको राइट करने वाले हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ भैया, जल्दी से बताए, बांसवाड़ा को हमें राइट करना पड़ेगा जी। प्रश्न संख्या 33 की हम बात कर लेते हैं जी। 33वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो 33वां प्रश्न दे रखा है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? किसने की थी? नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? ऑप्शन दे रखा है कुंभा। पहला ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है कुंभा। दूसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो हमें दे रखा है मंडन। तीसरे ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं हमें दे रखा है सोम। और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है भाई इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ते जाइए। 33वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, जितना जल्दी से। बहुत अच्छी बात है। हाँ भैया, काफी बच्चे लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से कमेंट कर दें। हाँ जी, प्रश्न का लैंग्वेज है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? किसने की थी? कुंभा ने की थी। किसने की थी? कुंभा ने। नृत्य कोश की जो रचना की थी वो किसने की थी? नृत्य रत्न कोश की रचना कुंभा के द्वारा की गई थी जी। इसी प्रकार 34वां प्रश्न, 34 प्रश्न सीट में दे रखा है। हाँ जी, 34 प्रश्न दे रखा, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन दे रखा है 1430 में, बी ऑप्शन दे रखा है 1435, सी ऑप्शन दे रखा है 1437, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, 34वें प्रश्न का सही जवाब दे दीजिएगा। मैं आपके सामने 35वां प्रश्न लिख देता हूं। 35वां प्रश्न है, सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह कहां पर स्थित है? सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह, मिट्टे साहब की दरगाह कहां पर है? सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है गागरोन। ऑप्शन दे रखा है गागरोन। बी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं हमें दे रखा है भरतपुर जी। सी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं साथियों हमें दे रखा है भैसरोगढ़। और डी ऑप्शन की अगर अपन बात कर लेते हैं हमें दे रखा है भटनेर। बिल्कुल, जल्दी से यहां पर सबसे पहले 34वें प्रश्न की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम 35वें प्रश्न की। 34वां प्रश्न दे रखा है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? भाई अगर यह प्रश्न आ गया तो क्या जवाब करने वाले? सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 में। कहां लड़ा गया था? 1437 में लड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेवाड़ और मालवा नामक स्थान के मध्य लड़ा गया था। सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 में लड़ा गया था। ठीक है। सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह कहां पर स्थित है? हमें पता होगा गागरोन के अंदर। गागरोन का जो किला है उसमें सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह स्थित है जी। क्लियर हो गया? अगले हाँ भाई, प्रश्न संख्या 36। 36वां प्रश्न दे रखा है, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा था। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा था? किसने लिखा था? बहुत महत्वपूर्ण है। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, जल्दी से कमेंट करके बताना होगा। ऑप्शन दे रखा है केसरी चंद ने। पहला ऑप्शन है
केसरी चंद्र ने। जी, बी ऑप्शन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो बी ऑप्शन है अविंद्रनाथ ने। सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन दे रखा है रमेश चंद्र दत्त ने। रमेश चंद्र दत्त ने। और डी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो डी ऑप्शन है सभी ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, 3600 प्रश्न। हम 3700 प्रश्न भी लिख देते हैं, जिनको आंसर आ रहा कमेंट कर दीजिएगा। 3700 प्रश्न है जसनाथ जी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जसनादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की? जसनादी संप्रदाय की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें सीधा कमेंट करना होगा भैया जी। ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूं। पहला जो ऑप्शन है वह है लालदास ने। पहला ऑप्शन है लालदास ने। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो वो लिखा हुआ है जसनाथ ने। सी ऑप्शंस की बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा हरिदास ने। और डी ऑप्शन दे रखा है सभी ने। हाँ भैया, जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आपको इन प्रश्नों के आंसर कमेंट करना होंगे। हाँ जी, 3600 प्रश्न दे रखा है कि राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा था? हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। बिल्कुल, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा गया था, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है कि जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी के द्वारा की गई थी, तो यहां पर हमें जसनाथ को ही राइट करना पड़ेगा जी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है कब? ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है श्रावण शुक्ल, श्रावण शुक्ल तृतीया को। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है भादवा, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। सी ऑप्शन दे रखा है चैत्र शुक्ल तृतीया को। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ भैया, जल्दी से बताओ। 3700 प्रश्न, 3700 प्रश्न है कि हरियाली तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? हरियाली तीज मनाई जाती है, ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, श्रावण शुक्ल तृतीया को। आपको पता हरियाली अमावस को मांगल्यवास में मेला बढ़ता ना, तो हरियाली अमावस तो हरियाली तीज तो श्रावण शुक्ल तृतीया को हमें राइट करना पड़ेगा। ठीक है, विशेषकर ध्यान रखना। हाँ जी, हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 38 की। जी, हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है? 38वां प्रश्न है बालद क्या थे? बालद क्या थे? भैया जल्दी से बताना होगा, समय बहुत ही कम है हमारे पास। सातवाहा, हाँ जी, बी ऑप्शन दे रखा है हमें बख्शी, सी ऑप्शन हमें दे रखा है सैनिक, डी ऑप्शन दे रखा है कृषक। तो बालद क्या थे? बालद थे सातवाहा। क्या थे बालद? सातवाहा। जी, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 39 की। 39वां प्रश्न है प्रताप नामक समाचार पत्र, प्रताप नामक समाचार पत्र
कहाँ से प्रकाशित हुआ? कहाँ से प्रकाशित हुआ? प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? जी, दिल्ली से। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, दिल्ली से। बी ऑप्शंस आपको दे रखा है, जी बी ऑप्शन दे रखा है आगरा। सी ऑप्शन दे रखा है कानपुर। डी ऑप्शन दे रखा है भिलवाड़ा। बिल्कुल सही जवाब। बालद क्या थे? तो बालद सार्थवाह को कहते थे। प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? तो प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? कानपुर से प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ था? कानपुर से प्रकाशित हुआ था। जी, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। 40वां प्रश्न दे रखा है हमारे पास में कि 40वां प्रश्न है, कौन सा सुशीरवाद यंत्र नहीं है? कौन सा सुशीरवाद यंत्र नहीं है? कौन सा सुशीरवाद यंत्र नहीं है? हाँ जी, ऑप्शन आपको दे रखा है अलगोजा। अलगोजा। बी ऑप्शंस आपको दे रखा है सतारा। सी ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है मोरचंग। और डी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो हमारे पास डी ऑप्शन दे रखा है सुरमंडल। सुरमंडल, विशेषकर ध्यान रखना। जी, प्रश्न संख्या 41। 40 का जल्दी से कमेंट करें। प्रश्न संख्या 41 है, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? जी, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? जी, ऑप्शन दे रखा है 1836। पहला ऑप्शन दे रखा है 1836। बी ऑप्शन दे रखा है 1838। सी ऑप्शन दे रखा है हमें 1842। और डी ऑप्शन दे रखा है 1844। हाँ भाई, जल्दी से प्रश्न संख्या 40 और प्रश्न संख्या 41 का कमेंट करें। जी, 40वां प्रश्न दे रखा है, कौन सा सुशीरवाद यंत्र नहीं है? देखो, अलगोजा तो है भैया, मोरचंग भी है हमारे पास, सतारा भी है, लेकिन सुरमंडल एक सुशीर यंत्र वाग यंत्र में नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करेंगे। आगे सभी को समझ में? इसी प्रकार अगर प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं तो 41वां प्रश्न दे रखा, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी। आगे सभी को? हाँ जी, चलो अगला प्रश्न लेकर आते हैं। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 क्या दे रखा? 42 दे रखा है कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जी, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन दे रखा 3,85,750 वर्ग किलोमीटर। जी, बी ऑप्शन हमारे सीट में दे रखा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जी, सी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा 3,38,240 वर्ग किलोमीटर। और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जी, प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 42 बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कमेंट कर दीजिएगा भैया। राजस्थान का क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए भैया अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 43 की।
बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का सेट आपके सामने चल रहा है। 4300 प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूं। 4300 प्रश्न क्या कहता है? 4300 प्रश्न ये कहता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है? भाई अगर ये प्रश्न आ भी गया है तो क्या राइट करेंगे? राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व में, पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन बी की अगर अपन बात कर लेते हैं तो हमें दे रखा पूर्वी दिशा में जी। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, हमारे पास दे रखा दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। और ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं तो हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई प्रश्न को पढ़े और जल्दी से रिप्लाई करें, जल्दी से बताओ, जल्दी से। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है? हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। आ गया सभी को समझ में? राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार माना गया है। विशेषकर ध्यान रखना, राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में। हाँ जी भैया, प्रश्न संख्या 42 है। प्रश्न संख्या 42 है कि सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र किस नदी? सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र किस नदी में है जी? ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, बिल्कुल रेगुलर ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको। कातली, बाडी, मेंढा, कातली, बांडी, मेंढा। डी ऑप्शन हमें दे रखा है मानसी। बिल्कुल भाई राइट करो। प्रश्न संख्या 43, बहुत मौका मिलेगा आपको, बहुत मौका मिलेगा जी। प्रश्न संख्या 43 है, राजस्थान में मावट वर्षा होती है। राजस्थान में मावट वर्षा होती है। राजस्थान में मावट वर्षा होती है। ऑप्शन दे रखा है, राजस्थान मावट की वर्षा क्यों होती है? ऑप्शन सीट में दे रखा है। पहला ऑप्शन की अगर अपन बात कर रहे हैं, अरब सागरीय चक्रवात के कारण। पहला ऑप्शन दे रखा अरब सागरीय चक्रवात, अरब सागरीय चक्रवात। हाँ भाई। बी ऑप्शन दे रखा है भूमध्य सागरीय चक्रवात। बिल्कुल। सी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो सी ऑप्शन दे रखा बंगाल खाड़ी के मानसून के कारण। बंगाल खाड़ी मानसून के कारण। डी ऑप्शन है सभी। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 42 की। 42वां प्रश्न है कि सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र किस नदी को माना गया है? हमें यहाँ पर मेंढा नदी को राइट करना पड़ेगा। मेंढा नदी सांबर झील का आंतरिक अपवाह क्षेत्र माना गया है। और प्रश्न संख्या 43 दे रखा है, राजस्थान में मावट की वर्षा होती है। राजस्थान में मावट की वर्षा होती है तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण राजस्थान में मावट की वर्षा सबसे अधिक होती है जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 की बात कर लेते हैं भाई। 44वां प्रश्न दे रखा हमारे पास में, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई का क्षेत्र। राजस्थान में
नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है। ऑप्शन दे रखा है गंगानगर, बी ऑप्शन दे रखा है अजमेर, सी ऑप्शन दे रखा है पाली, डी ऑप्शन दे रखा है जयपुर। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती। ऑप्शन पढ़ लीजिए, पहले आप ऑप्शन पढ़ो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है। इसी प्रकार बात करेंगे 45वां प्रश्न की। 45वां प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार कहाँ खोजे गए हैं? राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार कहाँ खोजे गए? बिल्कुल, तो हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न संख्या 44 की और फिर 45 का मैं ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं। पहले ऑप्शन है सीकर, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन दे रखा कोटा, डी ऑप्शन दे रखा जयपुर। हाँ भैया, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 44 की। 44वां प्रश्न पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर 45वां प्रश्न है, राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार कहाँ पर पाए गए थे? तो कहाँ पर खोजे गए? तो हमें यहाँ पर सीकर को राइट करना पड़ेगा। कहाँ पर? सीकर को। आगे सभी को समझ में? इसी प्रकार अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 46 47 की। जी हाँ भाई, प्रश्न संख्या 46वां प्रश्न क्या दे रखा है? 46वां प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर कौन सा नगर है? राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर कौन सा नगर है? ऑप्शन दे रखा है जयपुर, अजमेर और उदयपुर। बी ऑप्शन हमें दे रखा है, वो दे रखा है जयपुर, बूंदी, झालावाड़। जयपुर, बूंदी, झालावाड़। सी ऑप्शन दे रखा है जयपुर, सीकर, बीकानेर। जयपुर, सीकर, बीकानेर। डी ऑप्शन हमें दे रखा है, वे दे रखा जयपुर, नागौर, जोधपुर। जयपुर, नागौर, जोधपुर। जी, प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब करें भाई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित नगर कौन सा है? बिल्कुल हम बी ऑप्शन को राइट करेंगे, जयपुर, बूंदी, झालावाड़। जयपुर, बूंदी, झालावाड़ राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित नगर है। आगे सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिए भैया। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 47। अब अगला जो मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ वो 47वां प्रश्न है। 50 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण मैं आपके सामने हल कराने जा रहा हूँ। तो अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 47 की। 47वां प्रश्न क्या दरकार? 47वां प्रश्न है, राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? भाई ऑप्शन की तरफ अपन राउंड करते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन क्या दे रखा? पहला ऑप्शन दे रखा नाहरगढ़,
नाहरगढ़। फिर हमें दे रखा है बी ऑप्शन है सज्जनगढ़। सी ऑप्शन दे रखा हमें माचिया। डी ऑप्शन दे रखा है सभी। हाँ भाई, 47वां प्रश्न, राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों नाहरगढ़ में भी स्थापित किया गया है, सज्जनगढ़ में भी स्थापित किया गया है, माचिया में भी स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी सभी राजस्थान में जो जैविक उद्यान है वो नाहरगढ़ में भी है, सज्जनगढ़ में भी है और माचिया में भी स्थापित किया गया है। ठीक है। 48वां प्रश्न, 48वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है 48वां प्रश्न जी। 48वां प्रश्न है कि शुष्क सागवान के वन, शुष्क सागवान के वन, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस, राजस्थान के किस वन मंडल के अधीन, शुष्क सागवान के वन राजस्थान में किस वन मंडल के अधीन आते हैं? अधीन आते हैं। हाँ जी, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन की बात करते हैं राज संबंध। पहला ऑप्शन है राज संबंध। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा बांसवाड़ा। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी ऑप्शन हमें दे रखा है सिरोही। डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन हमारे सीट में दे रखा है कोटा। बिल्कुल, हाँ भैया बता दीजिए, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन राजस्थान में किस वन मंडल के अधीन आते हैं? तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, बांसवाड़ा वन क्षेत्र के अधीन आते हैं शुष्क सागवान के वन। ठीक है, आ गया सभी समझ में? इसी प्रकार अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 49 की। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 49, 49वां प्रश्न दे रखा है बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? किस जिले में है? किस जिले में है? हाँ भाई, ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन बात कर लेते हैं। भरतपुर, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है भरतपुर। बी ऑप्शन हमें दे रखा है धौलपुर। सी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो हमें दे रखा है अलवार। डी ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें दे रखा है करौली। चलो भाई, प्रश्न संख्या 49 से, बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। हम यहां पर ए ऑप्शन को राइट करेंगे भरतपुर के अंदर। आ गया सभी को? और अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 50 की। 50 प्रश्न की बात अपन कर लेते हैं। चलो भाई, अपन आज का 50वां प्रश्न अपन कर लेते हैं कि 50वां प्रश्न क्या दे रखा है। 50वां प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मिट्टी, राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मिट्टी, राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? में कौन सी फसल उगाई जाती है? उगाई जाती है। हाँ जी भैया, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन हमें दे रखा है पहला चावल गन्ना, पहला ऑप्शन है हमारे पास।
चावल गन्ना। बी ऑप्शन हमें दे रखा है, वे दे रखा है मूंगफली सरसों, मूंगफली सरसों। सी ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा हमारे पास में कपास मक्का, कपास मक्का। और डी ऑप्शन हमें दे रखा है, वे दे रखा है गेहूं चना, गेहूं चना। तो दोस्तों टॉप जीके सीरीज का हमने आज दूसरा टॉप वीडियो अपडेट किया है, जिसमें हमने 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कल का जो वीडियो था उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 मैंने अपडेट किया था, और आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 26 से लेकर 50 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपडेट किए थे। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो हमेशा पूरा देखें और लास्ट में दिया गया क्विज का कमेंट करने की कोशिश करें। तो आज आपको 50 प्रश्न इस पूरे वीडियो का क्विज के रूप में है, जिसका कमेंट कर दीजिए। राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन करेगा चावल गन्ना, बी ऑप्शन है मूंगफली सरसों, सी ऑप्शन है कपास मक्का, डी ऑप्शन है गेहूं चना। तो चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 50 का मुझे आपके लिए इंतजार रहेगा। आप ज़रूर इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इसे 5 से 10 ग्रुप में शेयर कर सकते हैं।